नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जिसमें दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाने के साथ उन्हें डिकोड भी करते हैं। चलिए, सबसे पहले आज सारे देश भर में पार्टी को लेकर और पार्टी की स्थिति को लेकर जो महाराष्ट्र में हालात बने, इस पर बात शुरू करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया और एनसीपी का नया अध्यक्ष खुद को घोषित कर लिया। शरद पवार ने भी अजीत पवार को खोटा सिक्का बताया और इन सब के लिए बीजेपी को फिर कोसा। महाराष्ट्र में आज शरद पवार और अजीत पवार ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। एनसीपी पार्टी किसकी है, चुनाव चिन्ह किसे मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। आज अजीत पवार ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। अजीत पवार ने शरद पवार की उम्र पर तंज कसते हुए कहा कि शरद पवार की उम्र ज्यादा हो गई है। राज्य सरकार के कर्मचारी 58 साल में और केंद्र के कर्मचारी 60 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आप 84 साल के हैं। अब आप आशीर्वाद दीजिए। अजीत पवार ने कहा कि वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और राज्य की भलाई के लिए राज्य प्रमुख का पद होना जरूरी है। अजीत पवार ने चुनाव आयोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा ठोका और पत्र भी भेजा। इधर शरद गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों को घोषित करने की मांग की है। शरद पवार ने भी अपने समर्थकों को संबोधित किया और कहा कि जिन लोगों ने गलती की है उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। बीजेपी को भी घेरते हुए शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में एनसीपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो अब बीजेपी एनसीपी के साथ हाथ क्यों मिला रही है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद अब एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है। आज की परिस्थिति किस तरह की है, क्या इशारा है, जरा इसको डिकोड करें। पहली बात यह कि 5 जुलाई को जो शक्ति प्रदर्शन देश ने देखा, उसमें संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो अजीत पवार के साथ 29 विधायक और शरद पवार के साथ 7 विधायक दिखे। दोनों तरफ से विधायकों की कुल संख्या 36 ही होती है, जबकि एनसीपी में कुल हैं 53 विधायक। यानी अभी भी पार्टी के 17 विधायकों के पत्ते सबके सामने खुले नहीं। ये तय है कि आगे ये 16-17 विधायक ही एनसीपी का पावर सेंटर कौन बनेगा, ये तय करेंगे। अब जरा कानूनी लिहाज से आप देखें तो अगर एनसीपी के 36 से ज्यादा विधायक अजीत पवार के साथ चले गए तो दल बदल कानून से ये बच जाएंगे, वरना निलंबन तय है। वैसे अजीत पवार का अब भी यही दावा है कि उन्हें एनसीपी के 40 से अधिक विधायकों का साथ हासिल है। तीसरी और अंतिम बात, महाराष्ट्र की सियासत में चाहे शिवसेना हो या अब एनसीपी, दोनों की टूट के पीछे बीजेपी की रणनीति को ही माना जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या ये फैसले 2024 में भाजपा के लिए बेहतर साबित होंगे? महाराष्ट्र की जनता इसका भली तरह से फैसला करेगी, लेकिन फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है इसमें तेजी से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। पटाक्षेप कहां जाके होगा ये फिलहाल स्पष्ट नहीं। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत पर। इस साल के अंत में चुनाव है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के दौरे प्रदेश में तेज हैं। अमित शाह रायपुर आ चुके हैं, लेकिन शाह के दौरे से पहले जो सियासत हमने देखी थी, आने वाले और कुछ दिनों में तेज होती बढ़ती नजर आएगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और बीजेपी शासनकाल में हुए 34 घोटालों की जांच की मांग की है। कांग्रेस ने ये निवेदन गृह मंत्री अमित शाह से की है। घोटाला नहीं किया है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, तो घबरा क्यों रहे डॉक्टर रमन सिंह? प्रधानमंत्री जी याद है स्वयं होके बोले कि मुख्यमंत्री जी ने नान घोटाले की, मुख्यमंत्री जी ने चिटफंड घोटाले की जो ईडी से जाँच की मांग की है, केंद्र सरकार को उसको करवाना चाहिए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में है, जांच करवा ले, और कांग्रेस पर केंद्र से मिलने वाली राशि का दुरुपयोग करने का भी आरोप बीजेपी ने लगाया। केंद्रीय मदों का दुरुपयोग हुआ है, जादू से 10,000 गोठान बन गए बिना पैसे के। 25,000 करोड़ रुपए होते हैं, तो इनके दुरुपयोग जो किए गए हैं उसमें हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे, जो केंद्रीय फंड का दुरुपयोग हुआ है उसमें। दरअसल आज गृह मंत्री अमित शाह रायपुर दौरे पर हैं, जहां उनकी छत्तीसगढ़ के चुनिंदा बीजेपी नेताओं के साथ बैठक है और इस दौरान चुनाव अभियान समिति और घोषणा पत्र समिति का ऐलान भी हो सकता है। तो चुनावी साल में बड़े नेताओं का आना वैसे तो आम सी बात है, लेकिन एक पखवाड़े के भीतर दो बार सियासी दिग्गजों का आना, चुनावी साल में भाजपा की 2 सबसे बड़े चेहरों की बार बार प्रदेश में आमद पार्टी की स्थानीय इकाई की कमजोरी है या बीजेपी की सोची समझी मजबूत रणनीति का हिस्सा है?
डिकोड करते हैं। मोदी शाह जहां कहीं भी जाते हैं उसका चर्चा होना बड़ा ही स्वाभाविक है। विरोधी भी उनके कदमों पर नजर रखते हैं और रखना भी चाहिए। एक पखवाड़े में शाह 2 बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, ये यूं ही तो नहीं है। कांग्रेस भी जानती है कि शाह का यहां आना, ओवरनाइट स्टे, डिनर, मीटिंग्स, गुप्त मंत्रणा, लगातार मंथन, ये सब साफ करता है कि वो पार्टी के भीतर के क्लैश को सुलझाने के साथ साथ चुनावी जिम्मेदारियों को फिक्स करने वाले हैं, तय करने वाले हैं। राज्य के बड़े चेहरे जिन्हें पिछली बार हार का जिम्मेदार माना गया था, जिन्हें एक्टिव फेस नहीं बनाया जा रहा, ऐसा कहा जा रहा है, उन्हें शाह स्वयं कुछ अन्य जिम्मेदारियां दे सकते हैं, उनके बीच के विवाद समाप्त कर सकते हैं या फिलहाल चुप रहने कह सकते हैं। इसके अलावा चुनाव संचालन समिति, चुनाव मैनिफेस्टो समिति, इनकी घोषणाएं भी हो सकती हैं। इसके बाद बीजेपी का चुनाव अभियान दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, ऐसा बीजेपी को पूरा यकीन है। दूसरी तरफ पीएम के दौरे के बाद में जो जमीनी कार्यकर्ता है, इसमें नई जान आएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि भोपाल में सबने देखा सौगातों की झड़ी लगेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और इसमें चुनावी छाप भी दिखती है। जैसे यहाँ केवल छत्तीसगढ़ में 5 बड़ी परियोजनाएं, वैसे तो 50 परियोजनाएं, लेकिन 5 बड़ी परियोजनाएं केवल छत्तीसगढ़ के लिए, जिसमें से एक है जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। मध्य प्रदेश का महाकौशल और छत्तीसगढ़ का बस्तर इस एक परियोजना से जुड़ेगा। महाकौशल जहां पार्टी का वो इलाका है जहां उपेक्षा के आरोप उनके खुद के नेता लगाते रहे। दूसरा बस्तर है जहां विकास पर ध्यान केंद्र खुद रख रहा है, ये बात स्थापित की जा रही है। भाजपा को बस्तर की बाजी जीतने में ये बात मददगार सिद्ध हो सकती है और जिसका बस्तर हुआ उसके हाथ में प्रदेश की सत्ता आ सकती है, ये बात किसी से छिपी नहीं। फिलहाल इन सारे दौरों के बीच में कार्यकर्ता कितना रिचार्ज होते हैं, जमीन पर कितना एक्टिव रहते हैं और कितनी दूर तक यह असर जाता है, इस पर भी कांग्रेस पार्टी की निश्चित तौर पर नजर रहेगी। अब आते हैं उस बड़े कांड पर जिस पर सारे देश में चर्चा होता रहा। सीधी का पेशाब कांड कहला रहा है। दिन भर ये सुर्खियों में रहा। आज बहुत कुछ घटा है, आगे बढ़ा है। अमानवीय कृत्य की हर किसी ने एक तो निंदा की, कोई सफाई दे भी नहीं सकता। आज इस मामले में दिन भर में क्या क्या हुआ, इस पर एक रिपोर्ट पहले देखिए, फिर डिकोड करेंगे। एमपी के सीधी जिले में एक आदिवासी पर पेशाब करने के आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर एनएसए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। प्रवेश पर नशे की हालत में युवक से अभद्रता करने का आरोप है। आज सरकारी अमला प्रवेश का घर ढहाने बुलडोजर और जेसीबी लेकर पहुंचा और प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलाकर घर को जमींदोज कर दिया। इधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस हमलावर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। ये सही इनकी मानसिकता बाहर आ गई है, क्योंकि इनके नेता तो ये सिखाते होंगे अंदर ना कि आदिवासियों को इस तुच्छ दृष्टि से देखो, तब तो उसे किया ये। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। हमने एक 4 लोगों की समिति बनाई है। सीधी की घटना पर जाकर के सारी चीजों को गंभीरता के साथ उस घटना की जांच करेंगे और संगठन को तत्काल इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। चुनाव नजदीक है, जाहिर है एमपी के 22% आदिवासी वोटर्स को कोई भी दल नाराज नहीं करना चाहता। तो पार्टी को और सरकार को एक स्ट्रांग मैसेज देना था और वो स्ट्रांग मैसेज दिया गया। मामले में कार्रवाई से मिले इसी मैसेज को आज हम डिकोड कर रहे हैं। पहली बात है कि जिस प्रदेश में आदिवासी आबादी को साधने के लिए पक्ष पक्ष के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो, जिस दौर में हर बात के सियासी मायने निकाले जाते हो, तब किसी दल के नेता पर नशे में किसी आदिवासी पर पेशाब करने जैसी शर्मनाक और अमानवीय करतूत का वीडियो अगर सामने आ जाए तो पार्टी के लिए घोर असहज स्थिति है। जाहिर है कोई भी दल आदिवासी विरोधी और इस अमानवीय कृत्य को सपोर्ट नहीं कर सकता, उसे अपना मानकर उसका बचाव नहीं कर सकता। सीधी पेशाब कांड में ऐसा ही हुआ। विपक्ष ने वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा, उसे असल सोच आदिवासियों का कितना हित चाहती है कहकर कोसा। तो संबंधित विधायक से लेकर जिनका प्रतिनिधि बताया जाता था, इस आरोपी को सरकार तक ने, मुखिया तक ने फौरन आरोपी से किनारा किया, एनएसए के तहत कार्रवाई की, घर पर बुलडोजर चलाया और अब संगठन ने भी तय कर लिया कि उनकी कमेटी जांच करके पूरी रिपोर्ट आला कमान तक देगी, क्योंकि इसकी बात न केवल सीधी से भोपाल बल्कि भोपाल से अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। वो ऐसे मामलों पर बेहद सख्त हैं, ये बात जताना चाहते हैं। एक कोई भी व्यक्ति चाहे वो इस तरह की हरकत
करे और पार्टी उसके साथ में अगर अपना डिसोसिएशन दिखाती है तो जाहिर तौर पर पार्टी के लिए हर सफाई मुश्किल में डालने वाली होगी। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर आज एक बार पुनः सवाल उठा। पीड़ित को पूछताछ के नाम पर उन्होंने थाने में बिठाया था। इस बात को लेकर पुलिस को कोसा गया, एक प्रदर्शन भी हुआ। चुनावी गणित से जरा देखें, 2018 में प्रदेश में आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 सीट में से महज 16 सीटें बीजेपी जीत पाई थी, जबकि 2013 में उसके पहले बीजेपी के पास 32 सीटें थी। इस लिहाज से भी देखें तो इस वीडियो से हुआ डैमेज, इसे कंट्रोल करना, वक्त रहते काबू पाना पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, बीजेपी के लिए आवश्यक है। अब आते हैं चुनावी एक और खबर है। चुनाव नजदीक है लेकिन कांग्रेस के नेता बीजेपी की विचारधारा से लड़ने के बजाय आपस में भिड़ रहे हैं। यह हुआ है ग्वालियर में। पहले खबर देख लें, फिर इसे डिकोड करते हैं। कांग्रेस को एकजुट कर चुनाव लड़ाने के लिए कमलनाथ पूरे एमपी में दौरे कर रहे हैं, लेकिन ग्वालियर में अपने युवा नेता जयवर्धन सिंह के स्वागत के लिए कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल जयवर्धन सिंह के स्वागत के लिए पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे संजय यादव और कांग्रेस के ही दूसरे युवा नेता माठू यादव के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद इन युवा नेताओं के समर्थकों ने मारपीट और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे बैठक कर रहे नेताओं को बाहर आकर मामला शांत करवाना पड़ा। आपसी में थोड़ी धक्का मुक्की हो गई थी, जिससे थोड़ा विवाद और बढ़ गया था। हमें इस बात का अफसोस है, सुलझाया है मामले को। एमपी में कांग्रेस के लिए कहावत है कि यहाँ कांग्रेस को कोई चुनाव हराता नहीं है, बल्कि वो खुद चुनाव हार जाती है। वक्त रहते अगर कांग्रेस इस तरह की गुटबाजी से बाहर नहीं आई तो नतीजों में इसका असर साफ तौर पर दिखेगा। तो जैसा आप रिपोर्ट पे सुन रहे थे, ये तो बड़ी पुरानी सी कहावत है, कांग्रेस को कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस हराती आई। कहावत तो पुरानी है, लेकिन क्या ये आज भी कांग्रेस की कड़वी हकीकत है? चलिए इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहली बात है कि कांग्रेस में ऐसी नौबत बनती क्यों है? कांग्रेस भले ही स्वीकार करे या ना करे, लेकिन आज भी यहाँ पर क्षत्रप होते हैं, उनके गढ़, उनके समर्थक और उनके हित होते हैं। उनकी ताकत दिखाने का चलन अब तक गया नहीं। वैसे सभी दलों में ऐसा होता है, लेकिन चूंकि कांग्रेस सबसे पुराना दल है, सो यहां पुराने नेताओं का दबदबा और नए नेताओं की साख अक्सर आजमाइश पर रहती है। इस पर नेता जितना बड़ा उतना बड़ा समर्थक वर्ग, जितना बड़ा स्वागत प्रदर्शन उतनी बड़ी सियासी साख, ये माना जाता है। पार्टी फैसलों में उतना ज्यादा दखल, ऐसा मानकर ही कार्यकर्ता साथ देते अपने नेता का। इस सोच से नेता और समर्थक शायद उबर नहीं पाए, और यही बात इस तरह के झगड़ों की जड़ में दिखती। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि पार्टी इस पर अंकुश नहीं लगाना चाहती, इसके लिए पार्टी में अनुशासन समितियां हैं, लेकिन ये क्या वैसा रौब, वैसा दखल और दबदबा रखती हैं? कम से कम ऐसी घटनाओं को देखने के बाद तो ऐसा नहीं लगता। तीसरी और अंतिम बात, बार बार ऐसी घटनाएं पार्टी की किरकिरी कराती हैं। इसके लिए पीसीसी को लगातार सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। फिलहाल चुनावी साल है, उसमें ऐसे सख्त कदम उठाएंगे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वक्त रहते अगर इनको ना थामा तो चुनाव से पहले ऐसी तस्वीरों पर विरोधी दल जरूर भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता तलाश रही कांग्रेस पार्टी ने अब सूबे के छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशियों को साधना और उन्हें अपने पाले में लाने की कवायद भी शुरू कर दी। कांग्रेस ऐसे प्रत्याशियों की तलाश में है जो पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे या तीसरे स्थान पर है। पार्टी की कोशिश है कि ऐसे नेताओं को अपने पाले में लाकर वोट काटने वाली गुंजाइश को कम किया जाए। एमपी में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों से खबर मिल रही है कि कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने पाले में लाने का प्लान बना रही है, ताकि वोट कटने की गुंजाइश को कम किया जा सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ऐसे नेताओं का फीडबैक लेना भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पीड़ित वो लोग भी हैं, वो राजनीतिक दल भी हैं, और सब एक मंशा के साथ काम करने के लिए हमारे कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। तो कांग्रेस की इस एक्सरसाइज पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जितनी चाहे जोर लगा ले, वो सत्ता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगी। अपनी पार्टी में गुटबाजी जोरों पर है, वो दूसरे दलों के नेताओं को क्या संभाल पाएंगे और क्या उनको ले पाएंगे? कोई इनके झांसे में नहीं आने वाला है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में सपा और निर्दलियों के वोटों को अगर मिला दे तो उन्हें 27 लाख से अधिक वोट मिले थे, और कांग्रेस की इन्हीं वोटों पर नजर है। अब देखना है कि कांग्रेस अपने इस मिशन में कितनी कामयाब हो पाती है।
तो कांग्रेस पार्टी तैयारी तो बहुत जम के कर रही है, लेकिन जैसे हमने आपको पिछली खबर दिखाई और इसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का भी निशाना था कि पहले आप अपने घर को संभाल लें, वहां अनुशासन देख लें, वहां एकता कर लें, वहां क्षत्रपों को एकजुट रख पाएं, तभी आप इन छोटी छोटी रणनीतियों के सहारे जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। बात सही भी है, और ऐसा कर पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग समितियां बनाई हैं जो बड़े नेताओं के तहत इन कामों का अंजाम दे रही हैं। अब सफलता कितनी मिलती है ये देखना होगा। विपक्षी एकजुटता के बाद अब बीजेपी अपने पुराने साथियों को साथ लाने की तैयारी में कवायद करे। इस दिशा में अगला कदम बीजेपी ने पंजाब में उठाया। एक रिपोर्ट देखिए, आप समझेंगे कि क्या बीजेपी वहां चाहती। पंजाब में करीब 2 साल बाद अकाली दल और बीजेपी के बीच फिर से गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो शिरोमणि अकाली दल से सुखबीर सिंह बादल या फिर हरसिमरत कौर बादल में से किसी एक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर भी सहमति बन चुकी है और इसी विषय पर पार्टी की मंजूरी लेने के लिए सुखबीर सिंह बादल आज चंडीगढ़ में कोर कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं और कल उन्होंने जिला अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र के इंचार्ज की मीटिंग बुलाई है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया था और तब केंद्र में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़ को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपी है। तो एक तरफ सुनील जाखड़ को पार्टी की कमान सौंपना और अब ये कदम, कल ही हमने आपको डिकोड में बताया था कि बीजेपी की सोची समझी रणनीति साफ दिखने लगी है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की टाइमिंग और जरूरत क्या है, जरा इस बात को आज डिकोड कर लें। 3 बड़ी वजह इस गठबंधन की साफ तौर पर दिखती हैं। पहला, चुनाव में मिल रही शिकस्त। अकाली दल ने 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से 24 साल पुराना नाता तोड़ा था। इसके बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए तो अकाली दल और बीजेपी 2-2 सीटों पर सिमट कर रह गए। इसके बाद संगरूर और जालंधर लोकसभा उपचुनाव में दोनों दल कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। अकाली दल जहां पंजाब में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है तो वहीं बीजेपी पंजाब में मजबूत होने के लिए अब भी हाथ पैर मारती नजर आती। शहरी और ग्रामीण वोटों का समीकरण ये भी बड़ी वजह है। भाजपा पंजाब में शहरी इलाकों में अच्छा जनाधार रखती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को ज्यादा साथ समर्थन नहीं मिलता। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के लिए हालात और मुश्किल बन गए। इधर अकाली दल का ग्रामीण वोट बैंक मजबूत है, लेकिन पंथक पार्टी होने की वजह से शहरों में उसे वैसा समर्थन नहीं मिलता। ऐसे में अगर दोनों साथ रहते हैं तो शहरी और ग्रामीण इनका एक बड़ा अच्छा समीकरण बनता है। तीसरी वजह, भाजपा के खिलाफ महागठबंधन देश में अगले 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले उसको लेकर आकार ले रहा है। बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एक फ्रंट पर जमा होने पर सहमत हैं। ऐसे में विरोधियों का गठबंधन भारी ना पड़े, बीजेपी को वक्त रहते पुराने साथियों की जरूरत पड़ेगी और इसलिए भी ये गठबंधन बनाने की कोशिश लगातार की जा रही। चलिए, आने वाले वक्त में ऐसी बहुत सी रणनीतियां हैं 2024 से पहले जिस पर बीजेपी न केवल आगे बढ़ेगी बल्कि उसका असर भी हमको देखने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें लगातार लगाई ही जा रही हैं। जहां प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं वहां यह फेरबदल कब होता है ये देखना होगा। अब आते हैं उस खबर पर जिस पर दुनिया की भी नजरें गईं। जब से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनी तब से लेकर अब तक वहां अगर किसी वर्ग को उसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा तो वो महिलाएं हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ। तालिबान में अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसने अब ब्यूटी पार्लर पर बैन लगाया। देखिए खबर। अफगानिस्तान की हुकूमत पर कब्जा करने वाले आतंकी संगठन तालिबान ने देश में तमाम ब्यूटी पार्लर बंद करने का ऑर्डर जारी किया है। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाओं को 1 महीने का वक्त दिया गया है। हालांकि इस बैन की वजह नहीं बताई गई है। तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल के साथ पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से उसने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा और नौकरी से जुड़े तमाम अधिकार छीन लिए। अफगानिस्तान में हजारों ब्यूटी पार्लर हैं और इसके जरिए कई महिलाओं को रोजगार भी मिलता है, लेकिन अब इनके पार्लर बंद हो जाएंगे। तालिबान की होम मिनिस्ट्री ने ब्यूटी पार्लर बैन किए जाने के आदेश की पुष्टि की है। अफगानिस्तान में हजारों ब्यूटी पार्लर हैं और इस फरमान से इन महिलाओं का रोजगार भी छिन जाएगा। ज्यादातर पार्लर महिलाओं ने घर में ही खोले थे और यहाँ किसी भी पुरुष के आने पर सख्त पाबंदी थी।
और आज हम इस मौके पर आपको अफगान में पहले और अब की क्या स्थिति इसको डिकोड करके बता रहे हैं। कंपैरिजन है जिससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि दरअसल नुकसान कैसे और कितना बड़ा होता है जब सरकार बदलती इस सोच वाली। तालिबान ने अफगानिस्तान पर 1996 से 2001 तक शासन किया था। जरा तब आपको लिए चलें, तब महिलाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक दुनिया ने देखी। महिलाओं लड़कियों को काम करना तो दूर, स्कूल कॉलेज जाने तक की आज़ादी नहीं थी। छोटी छोटी बच्चियों तक को बुर्का पहनना अनिवार्य था। महिलाएं अकेले घर से बाहर निकल नहीं सकती थी। घर से निकलना हो तो आपको किसी न किसी मर्द को, पुरुष को अपने साथ ले जाना ज़रूरी था। महिलाओं की ऊंची हील पहनने पर पाबंदी थी। महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर बात नहीं कर सकती थी ताकि उनकी आवाज़ कोई पर पुरुष दूसरा आदमी ना सुन ले। 2001 में जब अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद तालिबान सत्ता से हटा, तब महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। महिलाओं को बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मिलने लगे। साल 2000 में जहां एक भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी, तब 2018 तक यह आंकड़ा 83% तक पहुंचा। फिर 2018 में दुनिया ने देखा कि अफगानिस्तान में चुनाव हुए जिसमें 249 में से 69 सीटों पर महिलाएं जीत कर आईं, यानी कुल सदस्यों का 27%। हैरानी की बात यह कि आंकड़ा पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से कहीं ज्यादा था। नवंबर 2001 अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट कहती है कि 90 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान में स्कूलों में पढ़ाने वाली कुल टीचर्स में 77% महिलाएं थीं। सरकारी पदों पर 50% महिलाएं काम करने लगी थीं। काबुल में कुल डॉक्टर्स में 40% तक महिलाएं पहुंच गई थीं। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर वहां था। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगान हुकूमत पर फिर कब्जा जमा लिया। एक मुश्त और एक एक करके अब महिलाओं को शिक्षा, नौकरी, यात्रा, सारे हुकूक उनके छीने जाने लगे हैं। पुनः उनको पिछले वाली स्थिति में धकेला जा रहा है। दुनिया देख तो रही है खामोशी से, लेकिन इन हालात में परिवर्तन कब और कैसे होगा, ये शायद सबसे ज्यादा वहां की महिलाएं सोचती होंगी। आज के डिकोड में बस इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए IBS24 देखते रहें और डिकोड करने के लिए खबरों के पुनः कल इसी मंच पर इसी वक्त पर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।